बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन टू नेफ्रॉन के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। यानी हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होती है, ब्लड का सप्लाई किस तरह से होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक इमेज है। देखें, सबसे पहले ब्लड सप्लाई किया जाता है इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को, जिसको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस तक ब्लड पहुंचाने के लिए हमारे पास एक अदद आर्ट्रियोल मौजूद होती है, जिसे हम एफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ठीक है, तो ये एफेरेंट आर्ट्रियोल वो होती है जो ग्लोमेरुलस को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। हमारे पास आर्टरी होती है ना, आर्टरी। ये आर्टरी फिर आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर खुल जाती है और इन ब्रांचेस को कहा जाता है आर्ट्रियोल। और उन्हीं में से एक आर्ट्रियोल जो कि एफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। अच्छा, फिर दूसरी जो आर्ट्रियोल है वो क्या करती है, ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर लेके जाती है इन ट्यूब्यूल्स के अंदर और लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो ग्लोमेरुलस से जो आर्ट्रियोल ब्लड दूर लेके जाती है उसको क्या कहा जाता है, इफेरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। ये कभी कभी आपसे टेस्ट में पूछा जाता है कि ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आने वाली आर्ट्रियोल को क्या कहा जाता है, और ग्लोमेरुलस से दूर लेके जाने वाली आर्ट्रियोल को क्या कहा जाता है, तो उसे इफेरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। अच्छा, दूर कहाँ लेके जाती है, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर और इस लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो भाई इफेरेंट आर्ट्रियोल जो कि इन पीसीटी और डीसीटी के ऊपर मौजूद होती है, इसे कहा जाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो यानी पीसीटी और डीसीटी को ब्लड सप्लाई करने वाली हमारे पास जो सर्कुलेशन मौजूद है वो किसके जरिए होती है, इन पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए होती है। उसके अलावा ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसको ब्लड सप्लाई करने के लिए, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब को ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या मौजूद होती है, वाजा रेक्टा मौजूद होती है। तो ये आपने याद रखना है। और यहाँ थ्योरी में हम पढ़ लेते हैं। एफेरेंट आर्ट्रियोल वो होती है जो कि ब्लड सप्लाई करती है किसको, ग्लोमेरुलस को। इफेरेंट वो होती है जो कि ग्लोमेरुलस से ब्लड को दूर लेके जाती है और फर्दर आगे जाके डिवाइड हो जाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर और वाजा रेक्टा के अंदर। अब ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं ये एसोसिएटेड होती हैं पीसीटी एंड डीसीटी के साथ, इनको ब्लड सप्लाई करती हैं। जबकि वाजा रेक्टा जो है ये एसोसिएटेड होती है लूप ऑफ हेनले के साथ और उसकी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेफ्रॉन के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन समझ आ गई होगी। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडाप्टेशंस ऑफ द किडनी। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल भी पाए जाते हैं जो कि पानी को कंजर्व करना चाहते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर पानी की शदीद कमी होती है, तो वो पानी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो उनके वो क्या करते हैं, अपनी किडनी के अंदर जो उनका नेफ्रॉन होता है उसके अंदर कुछ एडाप्टेशंस करते हैं, और इसलिए उसको इस टॉपिक का नाम भी क्या रखा गया है, एडाप्टेशंस ऑफ किडनी। क्या एडाप्टेशन करते हैं, देखिए हमारे पास एक लूप ऑफ हेनले है इतनी साइज का, और दूसरा हमारे पास लूप ऑफ हेनले है इस साइज का। यानी कि एक लूप ऑफ हेनले हमारे पास लॉन्ग है और दूसरा लूप ऑफ हेनले हमारे पास शॉर्ट है। लेकिन जितना लूप ऑफ हेनले हमारे पास लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा वहाँ से साल्ट निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ समझेंगे, मैं साल्ट के मालिक्यूल निकाल रहा हूँ। अब मैं जितने साल्ट के मालिक्यूल ज़्यादा निकालूंगा वो उतना ही ज़्यादा पानी को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जितना ज़्यादा अब ये पानी निकाल रहा हूँ, जितना ज़्यादा ये पानी अपनी तरफ खींचेंगे, तो ये जितना भी पानी यहाँ टिश्यू फ्लूइड में आया है, आपको पता है ये सारा का सारा जो है दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में भेजा जाएगा। तो अगर लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा तो साल्ट भी ज़्यादा निकलेंगे, इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहेगा, और पानी भी इन कलेक्टिंग डक्ट से, इन ट्यूब्यूल से ज़्यादा निकलेगा और बॉडी के अंदर कंजर्व होगा। और जितना लूप ऑफ हेनले छोटा होगा तो कम से कम साल्ट निकलेंगे और कम से कम पानी जो है साल्ट की तरफ खींचेगा और कम से कम बॉडी में कंजर्व होगा। तो ये कहता है कि वो एनिमल जिनको पानी कंजर्व करना होता है तो उनके पास लूप ऑफ हेनले की जो साइज होती है वो बड़ी होती है, और जिनको कंजर्व नहीं करना होता, जिनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, उनके अंदर लूप ऑफ हेनले की जो साइज होती है वो छोटी होती है। तो वो एनिमल जो कि पानी को कंजर्व करते हैं तो वो अपनी किडनी के अंदर एक एडाप्टेशन लाते हैं, वो अपने नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनले की साइज होती है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये कहते हैं कि वो नेफ्रॉन जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले की साइज बड़ी होती है उसको कहा जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, और वो नेफ्रॉन जिसके अंदर लूप ऑफ हेनले की साइज छोटी होती है उसको क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लें, लिखा हुआ है कि जो यूरिन की कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर। अभी मैंने आपको समझाया, जितना लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा, जितनी लेंथ उसकी बड़ी होगी, उतनी ज्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन होगी, इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक रहेगा, मेडुला के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर उतनी ज्यादा एक्स ऑस्मोसिस होगी वाटर की, और वो फिर सारा वाटर बॉडी में भेजा जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो किस्मों के नेफ्रॉन बताए जा रहे हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, दूसरा जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन है।
जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो शॉर्ट होता है, जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बड़ा होता है। अब हमारे पास एक तरफ है ब्लू व्हेल एनिमल जो कि मैमल है, पानी के अंदर रहता है, और दूसरा हमारे पास कैमिल है। अब आप लोग मुझे बताओ कि व्हेल के अंदर कौन सा नेफ्रॉन होगा और कैमिल के अंदर कौन सा नेफ्रॉन होगा। ये आपकी असाइनमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स ऑन द किडनी। देखिए, मैं बार बार कह रहा था कि फलां चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, और मैं कह रहा था साल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये खुद ब खुद एब्जॉर्ब नहीं होते। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक अदद केमिकल मैसेंजर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिनको हम किसका नाम देते हैं, हार्मोन्स का। आपको पता है कि हार्मोन्स जो हैं ये किस्म के केमिकल मैसेंजर हैं जो कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कुछ हार्मोन जो कि आपकी बुक के अंदर दिए गए हैं किडनी के ऊपर जो काम करते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर है, हार्मोन्स के ऊपर है, तो वहाँ पे हम उनकी डिटेल देख लेंगे। अच्छा, ये कहता है कि किडनी के ऊपर 3 तरह के हार्मोन काम करते हैं, एल्डोस्टेरोन, पैराथॉर्मोन, एडीएचएस का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। अच्छा, ये जो एडीएचएस की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ब्लड के वॉल्यूम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। ब्लड वॉल्यूम समझते हैं किसे कहा जाता है? आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो टोटल अमाउंट है ना फ्लूइड की, उसे क्या कहा जाता है? ब्लड वॉल्यूम कहा जाता है। जो टोटल अमाउंट है ना वाटर की, उसे क्या कहा जाता है? ब्लड वॉल्यूम कहा जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, ये किसका काम होता है? एडीएच का या वैसोप्रेसिन का काम होता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, हमारे अंदर भी ब्लड वॉल्यूम कितना पाया जाता है, इसके लिए एक फार्मूला है कि 75 ml पर केजी पाया जाता है। ठीक है, 75 ml पर केजी पाया जाता है, यानी कि हमारे पास अगर कोई 1 किलो का बच्चा है तो उसके अंदर 75 ml होगा। अब आपका जितना वजन हो आप उसको 75 से मल्टीप्लाई करें, उतना आपका क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम होगा। अच्छा, ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिलहाल आप इसको छोड़ दें कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, आगे आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड है वो है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का काम होता है ये ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम दोनों को मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, साल्ट की कंसंट्रेशन को एडजस्ट करता है, सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है। ये भी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट हार्मोन है वो है पैराथॉर्मोन हार्मोन। इसका काम होता है कि ये कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन कराता है। कैल्शियम साल्ट जो हमारे पास रीअब्सॉर्ब होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, तो वो पैराथॉर्मोन करवाता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। फिलहाल आप इसको भी छोड़ दें, ये भी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। तो ये 3 हार्मोन हैं, आसान से हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं, और किडनी के ऊपर ये 3 हार्मोन काम करते हैं। और भी बहुत सारे करते हैं लेकिन आपकी बुक के अंदर ये 3 लिखे हैं। अच्छा, हमारे पास जो आज लास्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। ये कहता है कि यूरिन के अंदर 95% वाटर पाया जाता है और 5% क्या पाए जाते हैं? सॉलिड पाए जाते हैं। अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप छोड़ दें, जस्ट आपने 3 चीजें याद रखनी है। एक, यूरिन की पीएच जो कि 5 होती है, एसिडिक होती है। दूसरा, ग्लूकोज और प्रोटीन की अमाउंट जो कि यूरिन के अंदर 0 होनी चाहिए। अगर इनकी अमाउंट यूरिन के अंदर मौजूद है, इट मींस द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या एनी टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज। भाई, क्या जरूरत है हम यूरिन की कंपोजिशन को पढ़ें? क्या जरूरत पड़ी है? तो भाई, मेडिकल प्रोसीजर के अंदर यूरिन की कंपोजिशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इससे हम मेटाबॉलिक डिजीज को मालूम कर सकते हैं। जिस तरह से अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज है, हालांकि नॉर्मली अभी हमने पढ़ा कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कितनी होती है? 0% होती है। और अगर यूरिन के साथ ग्लूकोज आ रहा है तो हम कहते हैं कि ये डायबिटीज का पेशेंट है। और आपको पता है ये डायबिटीज जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई इन्फेक्शन है, फॉर सपोज करो अगर यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है और इसको हेमाचूरिया कहा जाता है, तो वो यूरिन के अंदर ब्लड क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया है। तो ब्लड के कंपोनेंट जो है वो वहां से ग्लोमेरुलस से पास होके आ रहे हैं और फिर आगे जाके यूरिन के साथ पास आउट हो रहे हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है। अच्छा, उसके अलावा हम प्रेगनेंसी को भी डायग्नोज कर सकते हैं। देखें, फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो एक यूरिन से टेस्ट होती है जिसमें हम एक हार्मोन चेक करते हैं जिसका नाम क्या है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये वो हार्मोन है जो कि फीमेल की बॉडी से रिलीज नहीं होता, ये बच्चे की बॉडी से रिलीज होता है। जो नया बच्चा अंदर बन रहा होता है ना, जो बेबी बन रहा होता है, उसकी बॉडी से रिलीज होता है। अब जाहिर सी बात है अगर वो बेबी मौजूद है तभी ये हार्मोन होगा, अगर नहीं होगा तो वो ये हार्मोन भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम यूरिन के जरिए प्रेगनेंसी को भी डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी किडनी डिजीजेस जो हैं उनको भी हम डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन वगैरह या जो भी प्रॉब्लम होती है उसको भी हम यूरिन के जरिए क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये 4 टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आप इनको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल